नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन पर स्वागत है। मैं गोविंद सर जी आज लंबे समय से अंतराल के बाद आपकी क्लास पुनः चालू कर रहा हूं। और पिछली क्लास में या पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो भी हमने आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाए थे बिलियन से संबंधित, और बिलियन की सांद्रता को मापने के लिए जो हमने आपको न्यूमेरिकल पढ़ाए थे उसके आगे आज हम नए टॉपिक से चालू कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने आपको मोल प्रभाज, मोलरता है ना, मोललता, नॉर्मलता इत्यादि, प्रतिशत मात्रा, इनके न्यूमेरिकल्स करवाए थे। उसी के आगे आज हम आपको विलेयता, सॉल्युबिलिटी, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ये इनके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, जिसने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो वो अपना पिछली वाली वीडियो देखकर अपना पूरा कर लें, और इससे उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं आज से नया। देखिएगा, अब यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी, उसी चैप्टर में, बिलियन चैप्टर्स में है विलेयता। तो विलेयता का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु को हम दूसरे वस्तु में डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे विलेयता आपने पढ़ी होगी या विलयन पढ़ा होगा 9th में, है ना। ठोस को ठोस में विलय किया जाए, या द्रव को ठोस में विलय किया जाए, या गैस को गैस में विलय किया जाए, या गैस को द्रव में विलय किया जाए। तो यहाँ पर किसी भी पदार्थ को किसी भी पदार्थ में आप घोल सकते हो, विलय कर सकते हो। तो उसी को देखते हुए विलेयता हम आपको पढ़ा रहे हैं, विलेयता। अब सॉल्युबिलिटी होता क्या चीज है कि जहां पर जैसे आपको पढ़नी है विलेयता है। अब जैसे मान लीजिए ठोस को ठोस में विलय कर दिया जाए, या ठोस को द्रव में विलय कर दिया जाए, या गैस को द्रव में विलय कर दिया जाए, विलेयता। तो ये विलय करने की हम बात कर रहे हैं कि ठोस को ठोस में, ठोस को द्रव में, गैस को द्रव में। अब जैसे हम मानते हैं कि यहाँ पर जैसे कोई ठोस द्रव पदार्थ है, सपोज दैट जैसे हम बताते हैं कि ये आपका वाटर है, जल, और इसमें हमने कोई पदार्थ ले लिया, ठोस पदार्थ, जैसे शर्करा, चीनी, ये जल है। तो इस ठोस पदार्थ को हम जल में घोलेंगे, डिजोल्व करेंगे, लेकिन उसकी एक निश्चित मात्रा होगी, है ना। ठोस पदार्थ की, शर्करा की एक निश्चित मात्रा होगी जो इसमें विलय होगी, इसके बाद विलय होना बंद हो जाएगा। तो जो अधिकतम मात्रा होती है एक निश्चित ताप पर, हाँ ताप इसमें निश्चित रखना है, निश्चित ताप पर किसी भी ठोस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी भी विलायक के निश्चित आयतन में या द्रव्यमान में हम विलय कर सकते हैं और संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए, तो वह उस पदार्थ की विलेयता बोली जाती है, विलेयता कहलाती है। समझ रहे हैं ना आप? तो यहां पर किसी भी ठोस पदार्थ को निश्चित ताप पर, किसी भी ठोस पदार्थ को और किसी भी विलायक पदार्थ के निश्चित आयतन में जो अधिकतम मात्रा घोलकर संतृप्त विलयन बनाया जा सके, तो वह अधिकतम मात्रा उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहलाती है। अब जैसे हमने कह दिया कि ये ठोस पदार्थ है, शर्करा है, तो शर्करा, अब यहाँ हमने पानी ले लिया, अभी मान लो हम 100 ग्राम पानी ले रहे हैं, और यहाँ 20 ग्राम हमने चीनी ले ली। तो 20 ग्राम चीनी को हमने पानी में घोल दिया, इसके बाद हम और भी चीनी ले सकते हैं। तो इतनी चीनी नहीं लेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए 100 ग्राम पानी है तो उसमें हम 4 किलो चीनी डिजोल्व कर दें, घोल दें, इतना तो ऐसे थोड़ी ना होता है। यहाँ पर ये आपका 100 ग्राम विलायक है, इसमें एक शर्करा की एक निश्चित मात्रा होगी, अधिकतम मात्रा, है ना। इसका भी चूंकि आयतन मैंने निश्चित कर रखा है, द्रव्यमान निश्चित कर रखा है, या हम ml में ले या वो किसी में मिले, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर 20 ग्राम या हमें 100 ग्राम पानी में विलय हो जाती है, 50 ग्राम भी कर सकते हो।
तो यहां पर अधिकतम मात्रा की बात आती है। विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक के निश्चित द्रव्यमान में या निश्चित आयतन में हम विलेय कर सके और संतृप्त विलयन प्राप्त कर सके, वह उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? विलेयता कहलाती है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, विलेयता। अब विलेयता यहां पर जैसे आपको पढ़ना है विलेयता, तो विलेयता किसका पढ़ना है? ठोस का द्रव में पढ़ना है। आप मोस्टली आपका पूरे चैप्टर में ठोस का द्रव में ये दो आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना। और ये आपका गैस का द्रव में, द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव में, ये सब विलेय। अब दोनों, ये विलेय भी हो सकता है, ये विलायक और विलेय दोनों किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। आपकी जो विलेय पदार्थ है, गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। विलायक भी गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। तो यहां पर अब हम, ये आपका ठोस पदार्थ है, क्या नाम, गैस है। गैस को द्रव में हम विलय कर सकते हैं, ठोस को द्रव में विलय कर सकते हैं, द्रव को द्रव में विलय कर सकते हैं। तो द्रव पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी, है ना, ये विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक के निश्चित आयतन में, निश्चित द्रव्यमान में, निश्चित ताप पर विलय करके एक संतृप्त विलयन हम प्राप्त कर सकें, तो वह उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो जहां तक हम आपको समझ में, हमने समझाया, आपको समझ में आया होगा कि विलेयता क्या होता है। तो विलेयता आपका एक प्रकार से, है ना, विलेयता जो है आपका, तो एक विलेय पदार्थ की किसी भी पदार्थ में, विलायक किसी भी कंडीशन में हो सकता है, विलेय किसी भी कंडीशन में हो सकता है, वह अधिकतम मात्रा जो उस विलायक के निश्चित द्रव्यमान में या निश्चित आयतन में विलेय हो जाए और एक संतृप्त विलयन प्राप्त कर ले, ये हो गया आपका विलेयता। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये विलेयता आपको समझ में आया। अब विलेयता से संबंधित आपके कुछ नियम हैं, जैसे हेनरी का नियम है, राउल्ट का नियम है, हम समझाते हैं आपको इसी से संबंधित। कहाँ रख दो, डस्टर। अब देखिए विलेयता से संबंधित आपका नंबर 1 हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम, आप लोग सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सोडा वाटर, उसमें क्या होता है, गैस को द्रव पदार्थ में विलय कराया जाता है दाब डाल के। गैस को द्रव पदार्थ में, गैस को द्रव पदार्थ में विलय कराया जाता है दाब डाल के। बस वही गैसी नियम है। अब यहां पर आपका हेनरी के नियम, तो हेनरी ने क्या बताया था कि जैसे किसी भी गैस, ठीक है, किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब उसी गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये हेनरी ने बताया था। गैस का हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब उसी गैस के मोल प्रभाज के या मोल भिन्नांक के समानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल X विलय। यहां पर P बराबर करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा KH इंटू X विलय। ये हेनरी का नियम है। यहां पर P क्या है, जो हमें मैंने बोला, ये आपका, ये जैसे आप कोल्ड ड्रिंक बनाते हो, कोल्ड ड्रिंक में ये लिक्विड है और लिक्विड में हमने गैस को प्रेशर डाल के डिसॉल्व करवाया प्रेशर को, तो गैस वाष्प अवस्था में, देखो ये दोनों चीजें गैस की ही हैं, विलय की ही हैं। गैस का आंशिक वाष्प दाब वाष्प अवस्था में, ठीक है, गैस का आंशिक वाष्प दाब वाष्प अवस्था में
समानुपाती होता है उसी गैस के मोल प्रभाज के, उसी गैस के मोल प्रभाज के। तो यहां पर ये फार्मूला बनता है P प्रोपोर्शनल X बिलियन, बराबर करेंगे आपका P प्रोपोर्शनल KH इंटू एक्स बिलियन। यहां पर आपका P गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, आंशिक दाब, KH हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक कांस्टेंट, और एक्स विलेय, विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज, ये हेनरी का नियम है ना। तो ये आप समझ रहे हो, है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने आपको विलेयता पढ़ाया था। विलेयता किसी भी पदार्थ को जब हम किसी दूसरे पदार्थ में विलय करते हैं तो उसकी अधिकतम मात्रा उसमें घुलकर एक संतृप्त विलयन बनाए। संतृप्त यानी कोई अवक्षय प्राप्त ना हो। संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि विलय और विलायक दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूप से विलीन हो जाए, उसे हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन आपका बनना चाहिए। तो ये विलेयता शब्द हो गया। अब उसी से विलेयता से संबंधित है हेनरी का नियम। अभी हम आपको राउल्ट का नियम भी पढ़ाएंगे, राउल्ट का नियम भी इसी से संबंधित है। तो यहां पर आपका हेनरी का नियम है। हेनरी के नियम में क्या होता है कि गैस को हम द्रव में विलय करवाते हैं। गैस को आपने देखा होगा, अब जैसे कोल्ड ड्रिंक आपका पढ़ते हो, कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर है, तो सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिसॉल्व करवाया जाता है, यानी कार्बोनिक एसिड बनता है। खतरनाक चीज होती, फिर भी हम लोग पीते हो बढ़िया से, ढंग से, अच्छे से। रिश्तेदार आया, ले आओ भाई कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, पियो पियो, है, लेकिन नुकसानदायक है बेटा। कौन सा एसिड होता है उसमें, कार्बोनिक एसिड होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप इसको देखिएगा। तो देखो हेनरी का नियम हमें क्या बताता है कि किसी भी गैस पदार्थ को हम द्रव में विलय करते हैं और ये समांगी मिश्रण होना चाहिए। कैसा मिश्रण, एक संतृप्त विलयन, समांगी मिश्रण, बिल्कुल एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए, संतृप्त विलयन आपको समझना है। तो यहीं पर ये गैस पदार्थ को हम द्रव में, अब ये आसानी से तो गैस, कोई गैस पदार्थ है आसानी से तो उसमें डिसॉल्व होगी नहीं, है ना। उसको प्रेशर डाल के, दाब डाल के, तब हम उसमें दाब डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तब उसमें डिसॉल्व होता है। कोल्ड ड्रिंक जितनी भी प्रोसेस, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक बनती हैं, ये है ना, वो सारी के सारे इसी पैटर्न पे बनाए जाते हैं। अब ये आपका हेनरी का नियम हो गया। ये आपका किसका नियम हो गया बेटा, हेनरी का नियम हो गया। समझ लो इसको, है कुछ नहीं, बहुत सरल है। हेनरी के नियमानुसार यहाँ पे जो दो पदार्थ लिए, इसमें ये दोनों चीजें आपकी विलय की है। किसकी है, विलय की। ये भी आपका क्या है, आंशिक वाष्प दाब, ये भी विलय का है। मोल प्रवाह, ये भी विलय का, समानुपाती होता है कि कांस्टेंट आ गया। इसके बाद आते हैं, तो ये हो गया आपका हेनरी का नियम। तत्पश्चात हम आपको हेनरी के नियम की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं, इसको देख लो, नोट कर लो, पर आगे चलते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं, तो यहां पे हमने आपको बताया कि किसी भी गैस पदार्थ को हम द्रव में विलय करते हैं, है ना। किसी भी गैस पदार्थ को हम द्रव में विलय करते हैं। तो जब गैस पदार्थ द्रव में विलय करते हैं, अब नंबर 1 इसमें देखिएगा, हम इस यानी कि हेनरी के नियम, हेनरी का नियम केवल आदर्श गैस, हेनरी के नियम का पालन केवल आदर्श गैस करती है। अब आदर्श गैस क्या होती है, जो सभी गैसी नियमों का पालन करे। अब ऐसी तो गैस कोई है ही नहीं। तो यहां पर अब जैसे मान लो कोई भी गैस है,
तो यहां पर या तो आदर्श गैस हो, आदर्श गैस हेनरी के नियम का पालन करती है। अब आदर्श गैस नहीं है तो फिर हम उसमें दाब डालकर इन गैसों को हम क्या नाम द्रव पदार्थ में विलय कराते हैं। अब यहां पर जो गैसें, सबसे पहले हमने क्या बोला कि हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम का पालन आदर्श गैस करती है। आदर्श गैस हेनरी के नियम का पालन करती है। और यदि आदर्श गैस नहीं है, यदि आदर्श गैस नहीं है ना, यदि आदर्श गैस नहीं है तो फिर हम उस पर दाब डालकर उनको हम विलय कराते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, गैस को जब हम द्रव में विलय कराते हैं तो वो गैस उस विलय के साथ अपक्रिया नहीं करनी चाहिए। गैस यानी विलय, विलायक के साथ क्रिया नहीं करनी चाहिए। यानी जिस गैस को हम जिस विलायक में विलय कर रहे हैं, है ना, जिस गैस को हम विलायक में विलय कर रहे हैं वो गैस उस विलायक के साथ क्रियाशील ना हो, उसके साथ क्रिया ना करे, है भाई, है ना। तो हमने तुमसे कहा कि भैया देखे रहिए, ये हमारी चीज पता पड़ो तुम ही नहीं पार कर दो, है। तो ये सब वही सिस्टम है। तो यहाँ पे उन गैसों को लिया जाता है कि जो उसके साथ विलायक के साथ क्रिया ना करें। ठीक है, दो बातें क्लियर हुई। तीसरी बात देखो, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भैया उन गैसों को लिया जाता है कि जो उस विलायक के साथ क्रिया ना करें। कोई भी विलायक आप ले सकते हो, कोई भी विलय गैस ले सकते हो, बस वो गैस उस विलायक के साथ क्रिया ना करती हो। अभी जैसा हमने बताया कि भैया देख रही हो हमारा सामान रखो है, अब पता पड़ो तो वही न पार कर दो, है ना। तो मतलब क्या है, तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन क्या है, जो हम विलय ले रहे हैं गैस, है ना, विलय, जो हम विलय ले रहे हैं वो विलयन में यानी विलायक में गैस विलयन, विलायक में जब घोलेंगे तो विलयन बनेगा ना, तो विलयन में वियोजित या संयोजित ना हो। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहां पर वह गैस ली जाती है जो विलयन के साथ मतलब वियोजित या संयोजित ना हो, ना आयनों में टूटे और ना आयनों से एक अणु में पर बने। समझ में आ रही है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपकी हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई। तो ये हमने आपको हेनरी का नियम बताया, और हेनरी के नियम में, है ना, हेनरी के नियम में क्या है कि क्या नाम गैस पदार्थ को गैस एज ए विलय है और उसको द्रव में मतलब विलय किया जा रहा है और एक संतृप्त विलयन बनाया जाता है दाब डाल के। तो यहाँ पर अब जैसे हेनरी का नियम का हम ये तो मान लो सीमाएं होंगी, लिमिटेशंस हो गई, हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो हमने अभी आपको बता रहा कि जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, सोडा वाटर बनाते हैं, वहाँ पर हम हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हेनरी के नियम का हम कई जगह पालन करते हैं, कई जगह उपयोग करते हैं। यहाँ पर जितने भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं ये सब हेनरी के नियम का पालन करते हैं। तो ये चीज है आपके विलेयता से संबंधित दूसरा नियम, विलेयता से संबंधित दूसरा नियम, विलेयता से संबंधित दूसरा नियम राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम, है ना। तो राउल्ट का, ठीक, देखो, तो विलेयता से संबंधित अभी हमने आपको हेनरी का नियम पढ़ाया,
हेनरी के नियम के तत्पश्चात हम आते हैं आपके राउल्ट के नियम में। राउल्ट का नियम जो है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वाष्पशील पदार्थ और अवाष्पशील पदार्थ दोनों के लिए है, लेकिन वास्तविकता में राउल्ट का जो नियम है वो अवाष्पशील विलेय के लिए ही लागू होता है। ठीक है, यहां पर राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम यानी इसमें द्रव का विलयन, द्रव का विलयन, ये द्रव का विलयन। ठीक है, अब दोनों चीजें द्रव हैं, दोनों चीजें आपकी द्रव हैं। यहां पर ऐसे ही बोल सकते हो वाष्पशील पदार्थ के लिए, वाष्पशील पदार्थ के लिए ये राउल्ट का नियम, वाष्पशील पदार्थ के लिए। अब देखिएगा, जैसे ये मान लीजिए राउल्ट का नियम हम आपको बता रहे हैं वाष्पशील पदार्थ के लिए, यानी द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। राउल्ट ने क्या बताया था, निश्चित ताप पर किसी भी घटक का, अब जैसे यहां पर दो घटक है, निश्चित ताप पर किसी भी घटक का आंशिक दाब, किसी भी घटक का आंशिक दाब उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। थोड़ा मिलता जुलता हेनरी के नियम से, और कांस्टेंट का डिफरेंस है। यहां पर राउल्ट के नियमानुसार निश्चित ताप पर किसी घटक का आंशिक दाब, वाष्प दाब भी बोल सकते हो, आंशिक दाब या वाष्प दाब, आंशिक दाब उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, क्लियर। तो निश्चित ताप पर किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब P समानुपाती होता है उसी घटक के मोल प्रभाज के। मान लो घटक, ये विलयन दो घटक है, हमने ये विलयन लिया, इसमें आपके दो घटक हैं A प्लस B, तो जाहिर सी बात है द्रव का विलयन, इसमें एक विलेय होगा, एक विलायक होगा, तो इसको हम A विलेय और B विलायक, ओके। तो यहां पर P A मान लो, या जनरल फार्मूला लिखना है तो P समानुपाती X विलेय, वही चीज है जो अभी हमने राउल्ट के नियम में, हेनरी के नियम में, बस कांस्टेंट में डिफरेंस है। यहां पर PA फर्स्ट घटक का आंशिक दाब उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसमें PA बराबर करोगे PA नॉट या डिग्री इंटू X विलेय, ये आंशिक वाष्प दाब, वहां पर एक कांस्टेंट आया था, यह भी कांस्टेंट है, स्थिरांक है PA नॉट, लेकिन यहां पर ये उसी घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ये आंशिक है वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब है। इसको अच्छे से समझो, पहले हम बताए दे रहे हैं। यहां पर ये आपका फार्मूला निकला, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। राउल्ट के नियमानुसार यहां पर सपोज दैट दो द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थों का विलयन है, दो द्रव पदार्थों का विलयन है, विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, ठीक है। और निश्चित ताप पर किसी घटक का आंशिक दाब, किसी भी घटक आप ले सकते हो, विलेय के बारे में लिख रहे हो तो विलेय के बारे में लिख सकते हो, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब यानी आंशिक दाब, बहुत ध्यान सुनना, आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब, ये आंशिक वाष्प दाब है और उसी घटक के विलेय प्रभाज के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है।
हम इसमें बराबर करेंगे तो यहां पर आपका जैसे पी ए, तो ये हो गया घटक ए का आंशिक दाब, आंशिक दाब पी ए नॉट या डिग्री, ये हो गया घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और एक्स विलेय के मोल प्रभाज, एक्स विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज। ये आपका वाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम है। तो यहां पर कोई भी आप विलयन लो, द्रव का द्रव में विलयन, तो द्रव का द्रव में मैंने विलयन लिया है, ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करते रहें, ठीक है, हाँ, और देखते भी रहो, और जो ना समझ में हमें कमेंट भी करो। और यहाँ देखो, तो यहाँ पर द्रव द्रव का विलयन, द्रव द्रव का विलयन है भैया, और यहाँ पर विलेय भी द्रव है, विलायक भी द्रव है। अब यहाँ पर एक भैया, अब इसी प्रकार से हम दूसरा घटक भी ले सकते हैं, दूसरा घटक भी ले सकते हैं। यहाँ पर दूसरे घटक के लिए अगर हम लेना चाहेंगे, दूसरे घटक के लिए लेना चाहेंगे तो पी बी प्रपोर्शनल एक्स विलायक लिख दो आप, ये पी ए प्रपोर्शनल एक्स विलेय, चूंकि विलेय के लिए लिया था, ये जो परिभाषा हमने आपको दी है ये किसी भी घटक के लिए भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी घटक, हाँ, वाष्पशील अवस्था में है, ये दोनों घटक आपके, दोनों द्रव द्रव वाष्पशील अवस्था में है। तो वाष्पशील अवस्था में है भैया, वाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम, तो पी बी प्रोपोर्शनल एक्स विलायक, और पी बी बराबर करेंगे तो पी बी डॉट इंटू एक्स विलायक, ये एक्स विलायक नॉट या डिग्री। अब वही फार्मूला फिर बन गया, जो यहां बना था सो यहां बन गया, ये दूसरे घटक के लिए हो गया आपका, है ना, पी बी दूसरा घटक हो गया, वही ये आपका पी बी क्या नाम, आंशिक वाष्प दाब, घटक बी का आंशिक वाष्प दाब, घटक बी का आंशिक वाष्प दाब, और पी बी नॉट शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ये ठीक है, दिख रहा है? तो यहां से पी बी घटक का बी का आंशिक वाष्प दाब, पी बी नॉट शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और एक्स विलायक, तो विलायक का मोल प्रभाज, है ना, एक्स विलायक, विलायक का मोल प्रभाज। ओके, तो ये इतनी चीज आपको समझ में आई, समझते जाओ, ध्यान से देखते भी जाओ, ठीक है ना। तो ये चीज हमने आपको, दो चीजें आपको बताएं, राउल्ट का नियम, ठीक है भैया, राउल्ट का नियम, द्रव द्रव का विलयन, यानी वाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम, वाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम, निश्चित ताप पर किसी घटक का आंशिक दाब उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहां पर आपका देखो, अभी हमने हेनरी का नियम आपको पढ़ाया था, तो हेनरी के नियम अगर इससे तुलना करते हो, हेनरी का नियम क्या था, P इक्वल टू के एच और इंटू एक्स विलेय, ये P यहां भी है, विलेय यहां भी है, के एच, तो कांस्टेंट का अंतर है, कांस्टेंट से इसकी वैल्यू बदल जाती है स्थिरांक से, ठीक है, ये आपका हेनरी स्थिरांक है,
और यहाँ पर आपका ये शुद्ध अवस्था में जो कांस्टेंट है ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है उसी विलेय का, मतलब उसी घटक का, चाहे घटक ए लो चाहे घटक बी लो। तो ये डिफरेंस है दोनों में, हेनरी के नियम में और वाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट के नियम में। अब न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपने आंशिक वाष्प दाब निकाल लिया। वैसे भी हमने आपको पढ़ाया है आंशिक दाब बराबर क्या होता है। अब थोड़ा सा हम इसको आप देख लो, हम नोट कर लो, अब हम इसको हटाते हैं। अब जैसे 2 विलयन है, आपने पढ़ा है पीछे गैसीय नियम में डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या था भैया? P = P1 + P2 + P3 + ... ये यानी कि मिश्रण का कुल दाब P, यानी 2 या 2 से अधिक गैसों को हम एक बार पात्र में मिला दें और उन गैसों का जो कुल दाब होता है उन सभी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है निश्चित ताप पर। तो यहां पर ये डाल्टन ने बताया था कि जैसे कोई गैस अवस्था है तो गैस अवस्था में जो हम कुल दाब निकालते हैं उसमें उपस्थित घटक गैसों के आंशिक दाबों के योगफल, तो ये आंशिक दाब हैं, ये आंशिक दाब है। अब जैसे मान लो कोई विलयन आपको आ जाए कि विलयन के दो प्रकार के अलग अलग विलयन है, उनको मिला दिया गया है और कुल विलयन का दाब निकालिए, कुल विलयन का दाब निकालिए। तो इसी फार्मूले को अगर हम इसे डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को हम फॉलो करके वहां से भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए से 2 विलयन है आपके, तो कुल विलयन का कुल दाब, विलयन का कुल दाब ज्ञात करने के लिए कुल दाब P। अब हमने कह दिया, मान लीजिए विलयन 2 आंशिक दाब हमने निकाल लिए, दो विलयन ले लिए PA + PB। अभी आपने आंशिक दाब के लिए फार्मूला निकाला था P बराबर, PA के लिए क्या निकाला था? PA0 × X विलयन प्लस PB0 × X विलायक, या विलायक या B भी लिख सकते हो A। तो ये आपका कुल दाब ज्ञात करने के लिए है। इससे भी न्यूमेरिकल आप सीधे लगा सकते हो। समझ में आ रही बात हमारी? तो यहां पर ये आपको ध्यान से समझना है कि ये जो अभी पीछे हमने फार्मूले आपको ये पढ़ाया था कि ये आंशिक दाब बराबर, हमने जस्ट मिनट पहले आपको बताया था कि PA बराबर क्या था बेटा? PA0 और × X विलय, या XA भी लिख सकते हो, है ना? ये तो ये आंशिक दाब है, ये आंशिक दाब है और ये उसी विलय का या विलायक का या घटक का ये शुद्ध अवस्था वाष्प दाब है। तो अब ये डाल्टन के नियमानुसार, ये डाल्टन ने के आधार पर फार्मूला जो हमने पढ़ा है डाल्टन के नियम से, P बराबर P1 + P2, जितने भी आपकी गैसें हो या यहाँ पर जितने भी पदार्थ हो जो हमने इसमें विलय किए, वाष्पशील पदार्थ विलयन बनाए हैं, तो पहले विलयन का आंशिक दाब, दूसरे विलयन का आंशिक दाब, तीसरे विलयन का आंशिक दाब। फिलहाल यहाँ पे हमने 2 समझाए थे आपको, A और B, 2 घटक लेकर समझाए थे। तो घटक A का आंशिक दाब, घटक B का आंशिक दाब, और आंशिक दाब बराबर क्या होता है? वो उस घटक का वाष्प दाब और विलय मोल प्रभाज। तो PA बराबर क्या हो गया आपका? PA0 × X विलय प्लस PB0 × X विलायक। ये कुल दाब ज्ञात करने के लिए है, इसको नोट कर लो, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये कुल विलायक है ये आपका तो ये हमने आपको आज विलेयता से संबंधित, है ना, विलेयता से संबंधित हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम,
ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या नाम, बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं, हर साल आते हैं। राउल्ट का नियम तो हर साल आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये अभी जो राउल्ट का नियम हमने पढ़ाया है ये आपका वाष्पशील पदार्थ के लिए है, जबकि वास्तविकता में ये जो राउल्ट के नियम की लिमिटेशंस होती हैं, राउल्ट का नियम की जो लिमिटेशंस होती हैं उसमें ये बोला जाता है कि राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के लागू होता है, लेकिन अगर हमें वाष्पशील पदार्थ के लिए करना है तो उसी प्रकार से हम दाब को उसमें मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपका आज का जो हमने आपको वीडियो बनाया है उसमें आपके दोनों विलेयता से संबंधित हैं, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। आप इसको देखिए, जो आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं न्यूमेरिकल वाले उनको भी देख लीजिए, और अब लगातार चलता रहेगा। कल हम इसके आगे इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे, राउल्ट के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल्स। ठीक है, धन्यवाद।